हेलो। यस सर। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ पढ़िए, 5.16 पढ़िए कोई भी। The cash settlement procedure for settling intergovernment transactions between state governments on the one hand and the central government including the railways, posts and telegraph and defense on the other shall be adopted in all cases where such settlements are required to be made except in respect of the specified categories of intergovernment transactions indicated in Article 5.1 of Section 1st where the RBI advice procedure is followed. ठीक है, चलिए। यहाँ पे आपने क्या देखा, पॉइंट 1 में देखा कि एक तरफ सेंटर है, ठीक है, एक तरफ स्टेट है। और इसके बी में क्या देखा, इसके बी में देखा कि इसमें इंक्लूडिंग है आरपीटीडी, रेल। तो आरपीटीडी पर शॉर्ट में लिख देते हैं, रेल, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम जिसको कहते हैं, डिफेंस, ये सब इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूडेड, ठीक है। इसका सी क्या कहता है, सी कहता है कि आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर इसमें नहीं शामिल होता है। और डी इसमें कहता है आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। पर किस किस केस में, ओनली कैश प्रोसीजर, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, नंबर 1, कोई भी एक आदमी पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। हेलो, हाँ सर। पढ़िए पढ़िए। अच्छा उसके बाद से जो लाइन खत्म किए थे। हाँ, ओनली कैश प्रोसीजर के बाद से नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। लास्ट लाइन जो है, वेयर सेटलमेंट बाय द कैश सेटलमेंट प्रोसीजर इज अडॉप्टेड आर इंडिकेटेड बिलो, वहां से पढ़िए। Payments of miscellaneous nature pertaining to central government occurring in a state treasuries which render account to the accountant general, such as the discharge of payments of interest on central government securities, government promissory notes, etc., occurring in banking and non-banking treasuries of a states. चलिए मैं इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें कुल मिला के 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहां पे केवल कैश प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है जब आपको द डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये केवल है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, समझे, पहला वाला है। और किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पे, समझे, बॉन्ड पे भी। नंबर 2, नेशनल हाईवे वाला, एक्सपेंडिचर ऑफ एनएच अकरिंग इन स्टेट, एक्सपेंडिचर ऑफ एनएच नेशनल हाईवे अकरिंग इन स्टेट, Public works. अकरिंग इन स्टेट एनएच डिवीजन। आपको पता है कि नहीं कि स्टेट में एनएच डिवीजन होते हैं। हेलो, बोलिए, पता है कि नहीं पता है? नेशनल हाईवे डिवीजन होते हैं बेटा, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास में नेशनल हाईवे डिवीजन है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। एक मिनट सुनिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नेशनल हाईवे का जो स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के एनएच डिवीजन में जो एक्सपेंडिचर इनकम होता है उसको भी कैश सेटलमेंट में लेते हैं। थर्ड प्रोसीजर जो लिखा हुआ है वेलफेयर सेस, वेलफेयर सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेड अदर देन रेलवे, ट्रांसपोर्टेड अदर देन रेलवे, समझिए। और ये केवल बिहार ट्रेजरी, सबका बिहार ट्रेजरी, आपका झारखंड ट्रेजरी में होता है। चौथा जो मामला है वो क्या है, रिकवरी इनिशियली इफेक्टेड बाय पेबल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल
employee deputed on state government रिकवरी फ्रॉम सैलरी। समझे कि नहीं? ये है चौथा, राइट। और लास्ट पांचवा कौन सा है? पेंशन ट्रांजेक्शन ऑफ रेलवे एंड डिफेंस, ठीक है, इन स्टेट ट्रेजरी, क्योंकि रेलवे और डिफेंस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले हैं। पेंशन ट्रांजेक्शन ऑफ रेलवे एंड डिफेंस इन स्टेट ट्रेजरी, ठीक है। ये 5 मामले हैं जिसमें हर हाल में आपका क्या सेटलमेंट ही आता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट का जब भी पेमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे, सेटलमेंट होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। नेशनल हाईवे की जब खर्चे होते हैं स्टेट कैनेस डिवीजन में, वहां पे क्या सेटलमेंट होगा। वेलफेयर सेस जबकि रेलवे के अलावा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां क्या सेटलमेंट होता है। सेंट्रल एम्प्लॉई जबकि स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में डेपुटेशन में रहते हैं, वहां पे क्या सेटलमेंट प्रोसीजर होता है। और अगर कोई पेंशन पाते हैं रेलवे या डिफेंस के स्टाफ, और वो कहां से पेंशन पाएंगे? स्टेट के ट्रेजरी से। इन 5 मामलों में आपका क्या सेटलमेंट होता है और आपका यही एमसीक्यू पूछता है। तो हम लोग कैसे चलेंगे? देखिए, हम लोग चलेंगे कि आपके एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, सो दैट आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला तो पॉइंट यही है कि आपका एमसीक्यू में ये 5 पॉइंट पूछे जाएंगे जहां स्पेसिफिकली क्या सेटलमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो 5.17 पढ़िए, नहीं अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 5.17 पढ़िए, चलिए। पढ़िए। All intergovernment transactions involving a state government on the one hand and central government, including the railways, posts and telegraph, defense on the other, arising in the accounts of a state treasuries, public works, forest divisional accounts and other departmental accounts, as well as through transfer entries emanating from different sections of the Accountant General's office where settlement is required to be made under the cash settlement procedure, are collected month after month in the register of अब outward देखिए, claims. यहाँ पे जो मंथ आफ्टर मंथ लिखा है, उससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ बेफजूल है। क्यों बेफजूल है? ऑलरेडी लिखा हुआ है इसी चैप्टर में। ऑल इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, सिंपल। इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अदर हैंड, सिंपल। इंक्लूडिंग आरपीटीडी, सिंपल। ऑन अदर अराइजिंग इन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट ट्रेजरी, public works, forest division, etc., other departmental accounts as well as through the transfer entries emanating from different section of the accountant general. तो यहाँ पे मसला क्या है कि ये ट्रांसफर एंट्री emanating from different section of accountant general, समझे, where settlement is required to be made under cash settlement procedure are collected month by month. इसमें बाकी सारा फालतू था, केवल यही था पहला काम का कि जो भी कैश सेटलमेंट प्रोसीजर में ट्रांजैक्शन को प्रोसीजर करना पड़ता है, कैश सेटलमेंट प्रोसीजर आर कलेक्टेड मंथ बाय मंथ, समझे। ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग ट्रांसफर एंट्री, है ना, ट्रांजैक्शंस फॉर कैश सेटलमेंट प्रोसीजर, समझे। कैश सेटलमेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड मंथ बाय मंथ, यही था, इतना ही काम का। तो सोचिए आपके कितने चीजें फालतू लिखी हुई है, समझे। बी क्या लिखा हुआ है? इन द रजिस्टर ऑफ आउटवर्ड क्लेम AC 16, इन AC 16 रजिस्टर ऑफ आउटवर्ड क्लेम, ठीक है। ये दूसरा मसला आ गया। अब क्या है? with separate folios, a set or set of pages are utilized for each PAO or other account offices. तो यह क्या है? सेपरेट पेज फॉर ईच पाओ। ये पाओ का मतलब समझ में आया? फॉर ईच पाओ का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर में कई सारे पाओ हैं, उन हर एक पाओ के लिए इस AC 16 के रजिस्टर ऑफ आउटवर्ड क्लेम में सेपरेट पेज रखा जाएगा, ठीक है। और सेपरेट पेज फॉर ईच पाओ और ईच अकाउंट्स ऑफिसेस इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न, ठीक है। और ईच अकाउंट्स ऑफिसेस
ठीक है, जो बहुत आसान है ये, इसमें तो कुछ है नहीं, है ना। अब वहां पे अब चौथा लाइन लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह का आप क्या सेटलमेंट करते हैं, आउटवर्ड क्लेम रजिस्टर है ना, रजिस्टर ऑफ आउटवर्ड क्लेम या आउटवर्ड क्लेम रजिस्टर है, वहां पे पहले आप सस्पेंस क्रिएट करते हैं, समझे। और जब आपको वहां से AC 17 में रिक्विजिशन मांगते हैं बैंक ड्राफ्ट का और रिक्विजिशन मिल जाता है, उसके बाद आपको बैंक ड्राफ्ट आ जाने पर ही ये सस्पेंस क्लियर होता है, ठीक है ना। देखिए आपको ये बात समझ में आई कि थोड़ा इसको समझना चाहते हैं आप लोग, मैं आपको बताता हूं, समझिए। देखिए आप हैं स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और आपने खर्चा किया है सेंटर के मामले में, राइट। मान लीजिए कि आपने किसी को पेंशन दे दिया 4000 रुपए का, ठीक है, और वो सेंटर का स्टाफ था, तो वो आपके स्टेट के ट्रेजरी से पेंशन लिया, स्टेट ट्रेजरी से पेंशन लिया है 4000 पेंशन। अब आपने क्या किया, 4000 पेंशन आपने दिया तो 2071 में बुक कर दिया आपने, गलत, 2071 में बुक आपने नहीं किया है, आपने कहा किया है 8658 में। और 8658 में आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो, कितना ही तरह का ट्रांजेक्शन हो, केवल 3 ही हेड में बुक होगा। कौन कौन से हेड में, एक होगा 8658 का, तीन का तीनों मेजर हेड 8658 ही है, 8658 का सब मेजर हेड 00, ठीक है। और उसके बाद में पहला पाव सस्पेंस, समझे, पाव सस्पेंस का क्या है 101, समझे। दूसरा TDS सस्पेंस 112 TDS सस्पेंस, ठीक है। और तीसरा 102, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट सिविल। इसमें से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी तरफ होंगे तो पाव सस्पेंस, और दूसरी तरफ अगर स्टेट गवर्नमेंट होंगे तो सस्पेंस अकाउंट सिविल, और अगर इनकम टैक्स या GST या किसी भी तरह के टैक्सेशन से संबंधित कोई मामला होगा तो TDS सस्पेंस। बस इतना ही आपको केयरफुल रहना है। अभी मामला समझ में आया आपको, हाँ या ना, बोलिए। देखिए, और जब आप इसमें खर्च बुक करते हैं और आप उनसे मांगते हैं ना, तब आप इसमें क्रेडिट देते हैं, समझे। आप इस वाले मेजर हेड को क्रेडिट देते हैं, क्या देते हैं, क्रेडिट, समझे। और बुक कहां करेंगे आप, तो भाई आप उसका जो बुक करेंगे, अभी तो क्रेडिट आपने देकर के छोड़ दिया जबकि आपने खर्च किया हुआ है, और जब वहां से आपको आ जाता है पैसा तब आप इसमें माइनस क्रेडिट देते हैं, समझे, और कंसर्न हेड को फिर क्रेडिट देते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 3 ही आपका है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि पॉइंट तो हमने यहाँ लिखा है। तो हम किसको किसको करेंगे, डी में एक करेंगे पावर सस्पेंस, आगे माइनर हेड लिख रहे हैं 101, ठीक है, TDS सस्पेंस 112, सब एक जो है 8658 के अंदर में ही है, ये पूरा लिख दें, लीजिए पूरा लिख देते हैं 8658 00 101, 8658 00 112, और हो गया सस्पेंस अकाउंट सिविल, समझे 8658 00 102, ये आपका है। और यहीं तक में आपका 5.17 कंप्लीट होता है, हालांकि कंप्लीट नहीं होता है लेकिन फिर भी है, ठीक है। यहां तक हम मिटा दें, कोई प्रॉब्लम है किसी को, चलिए हम नीचे देखते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद में एज लेट डाउन इन द लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, ये लेट डाउन ये किया गया है, ठीक है ना। अंडर द ट्रांजैक्शन इज इनिशियली अकाउंटेड फॉर इन द स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा था। देखिए जैसा कि हमने चैप्टर 5 को शुरू में ही बता दिया था कि हर एक AG ऑफिस में आपके अकाउंट के 2 सेक्शन होते हैं, स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट, ठीक है, और सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें से ये जो आपने मेजर हेड देखा था, ये वाला सब यहां पर था 101 112 और 102। नाम मैं नहीं लिखूंगा, नंबर लिखने से आप लोगों को समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ सर। जी सर।
है ना। इन द रिलेवेंट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्लिक डिटेल बुक, और ये स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट में कहां था, ठीक है, क्लासिफाइड डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट कहां था, या तो डीसीए में था या तो डिटेल बुक में था। ये रिलेवेंट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट से ही है, ठीक है। तो एजी ऑफिस के स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट में था, रिलेवेंट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में या तो डिटेल बुक में, इस मेजर हेड की, सॉरी माइनर हेड के अंदर में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ द मंथ अकाउंट, क्योंकि आप इसको मंथ बाय मंथ कलेक्ट कर रहे थे, इसलिए जैसे ही मंथ अकाउंट क्लोज होता है आपको तुरंत ये डेटा यहां से लेना पड़ता है, डीसीए से और डिटेल बुक से, समझ रहे हैं। ये लिखा हुआ है, जो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। द टोटल ऑफ द कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऑफ द रजिस्टर ऑफ रिसीट ऑब्लिक रिकवरीज एंड पेमेंट, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ रिसीट ऑब्लिक रिकवरी एंड पेमेंट का भी है, इसके कॉलम 2 में आप टोटल मिलान करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि रजिस्टर ऑफ रिसीट ऑब्लिक रिकवरी जैसा कोई रजिस्टर है आपके पास में, एसी में है, फॉर्म में देखिए तो जरा, बताइए कोई दिख रहा है किसी को। फॉर्म नंबर 14 देखिए, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अकाउंट, दिखाई दे रहा है फॉर्म नंबर 14, एसी 14। हाँ सर। देखिए तो किसी को दिखाई दिया। हाँ सर अरे देख भाई रहा हूँ। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ सर देख रहा हूँ आपको। हेलो, हेलो, कोई कुछ बोलिएगा, है ना। यस सर, दिखाई दिया। ये फॉर्म 14 है, क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सेटलमेंट अकाउंट्स। हाँ देखिए, इतना रिक्वेस्ट करिएगा ना तो यूट्यूब पे वीडियो बड़ा खराब इंप्रेशन देगा, समझे। चलिए आगे देखते हैं। शुड बी स्ट्रक्ट, इसको मतलब इसका जो कॉलम 3 और कॉलम 4 है, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको। अगर क्वेश्चन देखा है आपने तो ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रजिस्टर क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट का कौन सा कॉलम होता है, समझे कि नहीं। कॉलम से इसका सवाल नहीं आएगा, सवाल केवल ये आएगा कि कहाँ इसकी एंट्री की जाती है। तो इसका जो टोटल है उसको मिलान किया जाएगा, सारे का सारे रिसीट का, सारे के सारे पेमेंट का, ठीक है। to be struck for each POW and office concerned and agreed with the minor head subhead total as per detail book, समझे। और इसका जो होगा उसको डिटेल बुक से मिलान किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कॉलम 2 और कॉलम 3 को मिलान करेंगे, ठीक है। और ये जरूर पूछा जाएगा कि फॉर ईच पाव, यहाँ हो गया ए, यहाँ बी, समझे, टोटल फॉर ईच पाव, हर एक पाव के लिए इसका मिलान किया जाएगा, और सी अग्रीड विद डिटेल बुक, समझे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार प्लीज आप लोग मेरे साथ में कल एमसीक्यू कर लीजिए, आप लोगों का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आप लोग को आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लीज ओवरलोड मत लें, राइट। ऐसा होता है, ये जो बुक है, ये चैप्टर जो है, बिना मतलब किसी के साथ डिस्कशन किए थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, लेकिन आप लोग प्लीज इसको ओवरलोड मत कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कल हम लोग इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। द नेट अमाउंट आइदर ड्यू टू द पाव और फ्रॉम द स्टेट, और ड्यू फ्रॉम द पाव टू द स्टेट, दोनों ही केस हो सकता है ना। एक हो जाएगा नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट कैसे निकलेगा भैया, आप रिसीट एंड पेमेंट का टोटल मिलान कर रहे हैं पाव से, तो इसका मतलब क्या है, कोई एक ट्रांजैक्शन तो है नहीं, पूरे महीने भर के कई कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा, केस एक बनेगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का कैसे केस निकलेगा, केस नंबर 1 लिखा हुआ है, कौन सा केस, ठीक है, ड्यू टू पाव फ्रॉम स्टेट, ड्यू टू पाव मैंने पाव को मिलना है स्टेट से, देख रहे हैं। और सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है ड्यू फ्रॉम पाव टू स्टेट, सेकंड केस क्या बनता है, ड्यू फ्रॉम पाव टू स्टेट।
मतलब सेकंड वाले केस में पाव पेमेंट करेगा स्टेट को, ठीक है। ये तो दो केस बनेगा, पर इस केस तक हम पहुंचेंगे कैसे? इस केस तक हम पहुंचेंगे रजिस्टर ऑफ क्लासिफाइड एस्पेक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अकाउंट में एंट्री करेंगे और एंट्री की मिलान करेंगे डिटेल बुक से, और ये एंट्री हर एक पाव के हिसाब से होगी। और पाव में रिसीट का भी एंट्री करेंगे, पेमेंट का भी एंट्री करेंगे, नेट अमाउंट अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो बतलाइए। क्लियर है सर? बोलिए, बोलिए प्लीज। क्लियर है ना? चलिए, इफ एन अमाउंट, देखिए जिनको नहीं है उन लोग प्लीज बोलिए। मैं 16 की क्लास आज ऑफ कर दी है, तो आप प्लीज ऐसा बोलिए, मन ऐसा छोटा मत कीजिए। नहीं होता तो हम तो फिर से इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। आप पूछिए, बेहिचक पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है बेशरम बन जाइए। चलिए आगे देखते हैं। इफ एन अकाउंट क्लोजेज, पढ़िए तो रव कुमार जी। इफ एन अकाउंट क्लोजेज कहाँ पे, कौन सी लाइन है? 5.17 का सबसे निचला लाइन। इफ एन अकाउंट क्लोजेज विद अ बैलेंस, if an account closes with a balance due to a pay an account officer / accounts office in column 4 of register, a bank draft should be obtained by accountant general through a requisition in form AC 17 indicating relevant suspense head of account concerned. देखिए अब रुक जाइए रव कुमार जी। तो ये जो है ना, आपको मैंने नीचे में इसके ठीक पहले वाले स्लाइड में, मान लीजिए एक स्लाइड चल रही है, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने आपको दिखाया था कि ये दो केस बनता है। पहला केस बनता था ड्यू टू पाव फ्रॉम स्टेट, और दूसरा केस बनता था ड्यू फ्रॉम पाव टू स्टेट। बन रहा था ना आलोक कुमार जी? यस सर। उसमें पहला केस है जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो है ड्यू टू पाव फ्रॉम स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट को पेमेंट करना है पाव को। अगर स्टेट को पेमेंट करना है पाव को, इस केस में क्या होगा ये यहाँ बताया जा रहा है। तो अभी इस लाइन को नहीं मिटाएंगे जब तक कि नेक्स्ट केस नहीं आता है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू पाव फ्रॉम स्टेट, इसको हम लोग सबसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे सब इसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना कुमार जी? ओके सर, है ना। तो पहला कंडीशन है ड्यू टू पाव फ्रॉम स्टेट, ठीक है जी। अगर ये बनता तब क्या करना है, और देखिएगा दोनों में सेम कहानी करना है, ठीक है। इफ एन अकाउंट क्लोज विद अ बैलेंस ड्यू टू पाव फ्रॉम स्टेट, ठीक है, अ बैंक ड्राफ्ट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द एजी थ्रू अ रिक्विजिशन इन फॉर्म AC 17, ठीक है। तो चूंकि आपके स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, वो विल पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एजी विल सेंड अ रिक्विजिशन, ठीक है, किसमें? AC 17 में। टू किसको? टू स्टेट को, ठीक है। रिक्विजिशन भेजेगा, है ना, एंड ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम स्टेट। सही है या नहीं बताइए? अभी तक कहानी समझ में आ रही बात आप लोग को? बहुत आसान है कि नहीं? यस सर, आ रही है ना, आ रही है ना। इंडिकेटिंग रिलेवेंट एक्सपेंस हेड ऑफ अकाउंट, तो आप जो रिक्विजिशन भेज रहे हैं तो उसमें इंडिकेट कर रहे हैं रिलेवेंट एक्सपेंस हेड। और रिलेवेंट एक्सपेंस हेड कौन कौन सा हो सकता है? वही 101, 102 और 112। तीन को होगा जी, ठीक है। कोई है? 3 ही है सर, है ना। इंडिकेटिंग द रिलेवेंट सस्पेंस हेड, तो सस्पेंस हेड को हम अब सस्पेंस हेड नहीं लिखेंगे, अब हम 101, 102, 112 लिखेंगे, समझे? ये रिलेवेंट हेड, रिलेवेंट माइनर हेड कर देते हैं, है ना, क्योंकि मेजर हेड तो सब 85 ही है, तो माइनर हेड का तो हम छोटा ही लिखते थे ना। चलिए, है ना। इंडिकेटिंग द रिलेवेंट माइनर हेड 101, 102, 112 इंडिकेट करेंगे ऑफ अकाउंट कंसर्न, ठीक है, इन द रिक्विजिशन फॉर्म बीइंग डेबिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, और इसको डेबिट किया गया है, ठीक है, डेबिटेड। और कौन सा? स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट को, सेंट्रल सेक्शन अभी क्लियर नहीं है ना। हमने तो स्टेट से मांगा है, ठीक है, और इसको डेबिट किया है। अभी सेंट्रल सेक्शन को डेबिट किया है या स्टेट सेक्शन को, यहाँ क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। ऑन रिसीट ऑफ द बीडी, अब हमको बीडी दिया है, कितने दिया है? स्टेट ने, ठीक है। स्टेट से बीडी माने, बीडी मत समझ लीजिएगा, बैंक ड्राफ्ट रिसीव कर लिया हमने, हाँ रिसीव किया, ठीक है।
और रिसीव करने के बाद हमने क्या किया, द सेम शुड बी फॉरवर्डेड विद कंसर्न वाउचर कंसर्न शेड्यूल टू द पाओ कंसर्न थ्रू अ स्पेशल लेटर इन फॉर्म AC18। ठीक है, अब हमको मिला तब क्या किया हमने, AC18 के साथ, ठीक है, AC18 क्या है, स्पेशल लेटर है ना, मैंने स्पेशल रेटिंग के साथ में हमने क्या क्या लगाया, शेड्यूल लगाया प्लस वाउचर लगाया, और किसको भेज दिया हमने, पाओ को भेज दिया, पाओ को भेजा। काहे भेजा पाओ को जी, तो बताएगा पाओ को काहे भेजा हमने, बोलिए, कोई तो बोले पाओ को हमने क्यों भेजा। अरे भैया सेंटर का पैसा था ना, स्टेट से हमको बीडी मिला, सेंटर का पैसा था, तो सेंटर का अकाउंट कौन ऑपरेट करता है, पाव ऑपरेट करता है, इसीलिए भेजा गया। हाँ सिंपल, क्लियर क्लियर सर, है ना। चलिए यही है। अब देखिए अगला जो पारा है ना, सिमिलरली, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, केस चेंज हो जाएगा, पढ़िए ना जरा। Similarly, if an account closes with a balance due from a pay and accounts office / accounts office to a state, in column 5 of register, a check or a bank draft should be requisitioned from pay and accounts office / accounts office concerned, sending these claims with a special letter in same form AC16 with supporting voucher schedules etc. बिल्कुल 70, स्पेशल लेटर AC16 नहीं होगा, AC18 होगा, उसको काट लीजिए। AC18 होगा, AC16 दिया है इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली, अब ड्यू फ्रॉम पाओ टू स्टेट हो गया, पहला वाला केस नहीं था, सेकंड केस आ गया। सिमिलरली इफ एन अकाउंट क्लोजेस विद द बैलेंस ड्यू फ्रॉम पाओ टू स्टेट इन कॉलम 5 ऑफ रजिस्टर, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला है कि आपका जो ये वाला हो रहा था ना, वो कॉलम 4 में जा रहा था, और ये वाला जो हो रहा है वो कॉलम 5 में जा रहा है, समझ रहे हैं, ये है कॉलम 4 में और ये वाला है कॉलम 5 में, बड़ा माइनर है, आपको रटना नहीं होगा, आपको बस ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, याद बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, ये नहीं सोचना करे हमको तो याद नहीं है, बहुत टेंशन ले रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर आपको केवल ध्यान रखना है। तो सेकंड केस हम देख रहे हैं, सेकंड केस में क्या कर रहे हैं भाई, अ चेक और बीडी शुड बी रिक्विजिशन, तो जब रिक्विजिशन भेज रहे हैं फ्रॉम पाओ, ठीक है, तो हम रिक्विजिशन किसको भेजेंगे, AC17 में रिक्विजिशन भेजेगा, किसको भेजेगा रिक्विजिशन, पाओ को, ठीक है, टू पाओ। अब हम किसको मांग रहे हैं, पाओ को मांग रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और जब पाओ से बीडी मिल गया, ठीक है, पाओ सेंड बीडी, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, AC18 में स्पेशल लेटर लगाएंगे, है ना, AC18 स्पेशल लेटर, ठीक है, स्पेशल लेटर लगाएंगे और किसको भेजेंगे, क्या लिख रहा है, concern sending the claim with a special letter in the same form AC18 with supporting voucher and schedule etc, ठीक है, ऑफिस कंसर्न सेंडिंग द क्लेम विद स्पेशल लेटर, किसको सेंड करना है जी, रिटर्न फ्रॉम द पाओ ऑफिस कंसर्न सेंडिंग द क्लेम विद स्पेशल लेटर इन द सेम AC18 विद सपोर्टिंग वाउचर एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल लेटर सेंड कर रहे हैं, समझे, हमको पूरा विश्वास है ये एक्चुअल में किसको सेंड करेगा, ये तो अपने आप को सेंड करेगा ना, हम ही तो है इसके, यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है ना कि किसको सेंड करेगा, यहाँ पे हाँ, सिमिलरली एक बार और पढ़ लेते हैं, है ना, सिमिलरली इफ एन अकाउंट क्लोजेस विथ ए बैलेंस ड्यू फ्रॉम ए पाओ अकाउंट ऑफिस भेजेगा पाओ को, चेक और बैंक ड्राफ्ट भेजेगा पाओ को लेटर, आपके पास तो देखिए रिक्विजिशन आपने भेजा, रिक्विजिशन भेजा तो आपको बैंक ड्राफ्ट मिल गया, अब आप किसको भेज रहे हो बैंक ड्राफ्ट, स्पेशल लेटर आप किसको दे रहे हैं, सर अगली लाइन में लिखा है ना, ऑन रिसिप्ट ऑफ बीडी सेम शुड बी सेंड टू एजेंसी बैंक एक्रेडिटेड टू हेडक्वार्टर्स रेजी ऑफ अकाउंटेंट जनरल फॉर क्रेडिट टू गवर्नमेंट अकाउंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल,
बिल्कुल। तो ये जो आपका स्पेशल लेटर समझे कि नहीं, स्पेशल लेटर के साथ में आप इसको भेज रहे हैं बैंक को, स्पेशल लेटर के साथ वाउचर लगा सके जी। हाँ, जब ड्राफ्ट आ गया तो उसको बैंक को भेजा जाएगा, एजेंसी बैंक को, जो एक एक्रेडिटेड बैंक है। बिल्कुल, प्लस ठीक है हिमांशु सर, हाँ बोलिए। ये बोल रहा है कि पाओ को वो रिक्वेजिशन जो भेज रहा है उसके साथ में वो AC-18 भेज रहा है। आप थोड़ा पढ़िए थोड़े से सर उसको। ना वहाँ लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ रिक्विजिशन AC-17 में जाएगा जी। AC-18 में तो स्पेशल लेटर जाता है और स्पेशल लेटर दिया जाता है बैंक को। वो वही बोल रहा है कि करेक्ट सर, स्पेशल लेटर इज नथिंग, इट्स ए कवरिंग लेटर, इट्स ए फॉर्म ऑफ कवरिंग लेटर। बिल्कुल। अरे भाई बात तो सुन लो यार। हाँ बोलिए। वो ये बोल रहा है कि जो AG जो है पाओ को भेजेगा रिक्विजिशन विद शेड्यूल एंड वाउचर्स, तो AC-17 और AC-18 दोनों जाएगा टू पाओ। उसके बाद बोल रहा है ऑन रिसीव। इसके पहले वाले स्टोरी में जो था वो ऐसा था कि जब हमारा पहला वाला केस था ड्यू टू पाओ फ्रॉम स्टेट, ठीक है, तब जब ड्यू टू पाओ फ्रॉम स्टेट था तो हमने रिक्विजिशन मांगा स्टेट से, ठीक है। तो अब हम AC-18 में भेजेंगे स्टेट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। पढ़िए ना। करेक्ट। हाँ क्या बोल रहे हैं? दोबारा पढ़िए ना, आप एक बार पढ़िए दोबारा उसको, सेकंड पैराग्राफ को। सेकंड पैराग्राफ जो है, Similarly, if an account closes with a balance due from pay and accounts office to the state in column 5 of the register, a check or bank draft should be requisitioned from the PAO concerned, sending the claims with a special letter in the same form AC-18 with supporting vouchers and schedules, etc. On receipt of the bank draft, the same should be sent to the agency bank accredited to the headquarter treasury of the AG for credit to government accounts. सुनिए, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि इसका लैंग्वेज इतना पुराना है कि अपने को कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली के ठीक ऊपर वाले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, आप मत पढ़िए, हम पढ़ते हैं। ऑन रिसीट ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, सिमिलरली के ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट रिसीट करने के बाद द सेम शुड बी फॉरवर्डेड, बैंक ड्राफ्ट को फॉरवर्ड किया जाता है विद द कंसर्न शेड्यूल वाउचर एटसेट्रा टू द पाओ ऑफिस कंसर्न थ्रू अ स्पेशल लेटर। BD को भेजा जाता है पाओ के पास, समझे? करेक्ट है कि नहीं? तो जब आपको रिक्विजिशन मांगा बैंक ड्राफ्ट का, अब आपने किसको मांगा था? पाओ से। पाओ से आ गया, समझ गए? अब आप BD को स्पेशल लेटर के साथ भेजते हैं, बैंक ड्राफ्ट प्लस वाउचर प्लस शेड्यूल प्लस स्पेशल लेटर टू स्टेट। करेक्ट, यस सर, दिस इज करेक्ट। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है। हाँ समझे? स्टेट गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, समझे? लिखा हुआ नहीं, ये तो कह रहा हूं आपको। हाँ बोलिए। मतलब ठीक बोल हाँ बोलिए। आप ठीक बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास में पैसा जो है ना, मतलब सेंट्रल को देना है ना पैसा, ये बोल रहे हैं ना आप? ना पहला वाला केस में था सेंटर को देने का, दूसरा वाला स्टेट में सेंटर से मिला है, स्टेट को देना है। सर पहला वाला केस था, सिमिलरली दूसरा वाला केस था, वो था पाओ से, स्टेट से पैसा मिलेगा, पाओ को देंगे। तो स्टेट को हमने रिक्विजिशन भेजा था फॉर्म 17 में, स्टेट से BD बन के आया और फिर हमने इसको पाओ को भेज दिया। अब सेकंड केस में पाओ को रिक्विजिशन भेजा, पाओ से BD बन के आया, स्टेट को दे दिया। यही तो है, साधारण सी तो बात है। हाँ, पाओ ही उसमें मीडिएटर है, दोनों साइड से पाओ ही मीडिएटर है, उसी के थ्रू जा रहा है ना। पाओ स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, पाओ सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है। पाओ इज एक्टिंग ऑन, यस सर। हाँ, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री को पकड़ लीजिए ना, या ट्रेजरी ऑफिस को पकड़ लीजिए, ट्रेजरी ऑफिस है। हाँ, पाओ इज रिप्रेजेंटेटिव है ना, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल। एक सिंपल से एक बात है, एक क्वेश्चन है। जो फर्स्ट केस है ना, जो फर्स्ट केस है उसमें जो रोल AC-18 प्ले कर रहा है, वो सेकंड केस में AC-19 प्ले करेगा क्रेडिट्स में। वो अरुण जी ठीक कह रहे हैं। मेरा कोई बात नहीं समझ रहा सेकंड केस में क्रेडिट स्लिप, सेकंड केस में क्रेडिट स्लिप AC-19 यूज होगी, ना कि AC-18। तो स्पेशल लेटर तो जा ही रहा है,
वो सर, जाएगा आप सर, ये लेकिन वो समझिए, उसके साथ ही जाएगा, रिक्विजिशन के साथ AC18 जाएगा, और उसके जाने के बाद हम AC19 के थ्रू वो पैसा उधर डालेंगे। सर एक्चुअली क्या हो रहा है, जो शेड्यूल और वाउचर्स जो है ना, वो हमको पाव को भेजने हैं हर केस में, ठीक चाहे हमको ठीक है पैसा लेना है चाहे पैसा देना है। ठीक है, ठीक है तो ठीक है सेकेंड केस जो आप बोल रहे हैं, सेकेंड केस में AC17 और AC18 दोनों जाएंगे। ठीक है, ठीक है उसमें क्या है कि AC18 में हम उसको शेड्यूल्स एंड वाउचर्स देंगे, उसके मिलने के बाद में जब हमको बैंक ड्राफ्ट मिल जाएगा तो हम अपने कंसर्न जो हमारा बैंक है उसमें उसके रिसीट के लिए हम क्या कहते हैं AC19 में एक क्रेडिट स्लिप बना के देंगे, ताकि वो पैसा जो है हमें गवर्नमेंट अकाउंट में आ जाए। तो यहाँ पे 3 फॉर्म अपलोड होंगे, 17, 18 एंड 19, और ऊपर नहीं, वाले वो में तो 2 फॉर्म अपलोड होंगे। वो तो सर वहां तक आ ही रहे थे, हाँ बता रहे थे वो वहाँ। वो तो ये हम AC पॉइंट क्योंकि एक हाँ काम AC करते हैं, सुनिए, 19। नहीं रुकिए रुकिए, एक काम करते हैं, मेरे पास इसका हिंदी लिटरेचर भी है, ठीक है, एक बार हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार यदि सिमिलरली का पढ़ रहे हैं हिंदी में, इसी प्रकार यदि रजिस्टर के कॉलम 5 में, जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड वाला मामला, ठीक है, किसी राज्य के वेतन या लेखा कार्यालय से देय शेष के साथ लेखा बंद होता है, मतलब कि फ्रॉम पावर टू स्टेट वाला मामला है, ठीक है, इस तरह का है, तो इसमें लिख रहा है हिंदी में उसी फॉर्म AC16 में भी AC16 ही लिखा हुआ है जो कि हमने कटवाया, जबकि AC16 तो आउटवर्ड क्लेम रजिस्टर है ना। हेलो जी सर, ये AC18 होगा हेलो, ये। हाँ ठीक है, यहाँ मैंने कहा यहाँ पे सर मिस्टेक और आगे भेजकर संबद्ध वेतन और लेखा कार्यालय से चेक या बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम विशेष पत्र भेज रहे हैं, दावा भेज रहे हैं, अच्छा, स्पेशल लेटर के साथ हम रिक्विजिशन भेज रहे हैं, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वाले मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है विशेष पत्र के साथ दावा भेजा जाएगा, मतलब रिक्विजिशन विल सेंड विद स्पेशल लेटर। ठीक है, तो सेकंड वाले मामले में किसको भेज रहे हैं, टू स्टेट को ना, तो पाओ से हम पैसा मंगवाएंगे ना, तो पाओ को, ठीक है, विशेष पत्र माने स्पेशल लेटर, ठीक है, प्लस रिक्विजिशन भेज रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, और स्पेशल लेटर जो भेज रहे हैं ये AC18 में जाएगा, और रिक्विजिशन जो भेज रहे हैं ये AC17 में जाएगा। अब क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर क्लियर है। हाँ, थैंक यू सर। तो विशेष पत्र के साथ दावा भेजकर संबंध वेतन और लेखा कार्यालय मैंने पाओ से चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट मांग लेना चाहिए। ठीक है, तो हम रिक्विजिशन कर रहे हैं, तो अब पाओ ने BD दिया, चेक या बैंक ड्राफ्ट दोनों दिया, मैंने दोनों में से कुछ भी, चेक ऑब्लिक BD दिया, बैंक ड्राफ्ट, समझे कि नहीं? अब पाओ ने दिया है स्पेशल लेटर और रिक्विजिशन के साथ, मैंने AC18 और AC17 के साथ जब हमने भेजा तब पाओ ने हमको चेक और बैंक ड्राफ्ट दी, राइट। जब हमें चेक और बैंक ड्राफ्ट मिल गई है, उसे पर्ची में लेखे के संगत उचंत शीर्षों का उल्लेख करते हुए, मैंने सस्पेंस हेड का उल्लेख करते हुए AC19 में क्रेडिट पर्ची के साथ, यानी कि क्रेडिट स्लिप के साथ में रिलेवेंट सस्पेंस किसको भेज देना चाहिए, क्रेडिट स्लिप पर्ची के साथ महालेखाकार के मुख्यालय राजकोष की मान्यता प्राप्त किसी एजेंसी बैंक को भेज देना चाहिए, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि अब AC19, समझे, यानी कि क्रेडिट स्लिप जिसमें सस्पेंस हेड का उल्लेख किया गया होगा, ठीक है, का उल्लेख होगा के साथ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, किसको भेज देना है भाई, के साथ में, टू द एजेंसी बैंक एक्रेडिटेड टू द हेडक्वार्टर्स ट्रेजरी, हेडक्वार्टर ट्रेजरी के एजेंसी बैंक को भेजना चाहिए।
के एजेंसी बैंक को भेजना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर झारखंड एक जिले में ट्रेजरी है तो जो हेडक्वार्टर की ट्रेजरी होगी उसके साथ जो एक्रेडिटेड बैंक का ब्रांच होगा हमको वहां भेजना है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब मुझे प्लीज बताइए कि ये किन्होंने क्लियर किया है? पंकज जी ने? किसने किया है? सर अरुण जी ने ही किया है। अरुण जी ने किया है। अरुण परासर? जी सर। अरुण जी थैंक यू अरुण जी। वेलकम सर। चलिए तो हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा, आप लोगों के पास में हिंदी वाली किताब है क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, इसका सर स्कैन है कराना ही मेरे मेरे लिए। बोलिए। मेरे पास है, मेरे पास है, किनके पास? अच्छा है, मेरे पास। अरुण जी के पास है। अरुण जी अगर आपके पास में है ना तो इसका जरा स्कैन करके आप पीडीएफ अपलोड कर पाइएगा। टाइम लगेगा, कर देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ये कोशिश करेंगे मेरे लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। सर, कोशिश करें, मना थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Thus, when the debit on account of purchase of demand draft on behalf of other PAO or the credit on account of realization of proceeds of the check on bank draft received from other PAO are ultimately reflected in the treasury account of the month with reference to the bank scroll sent to the treasury, the initial credit and debit under the concerned suspense head of the accounts are squared up. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ बीडी परचेज, समझे कि नहीं, परचेज किया है देन डेबिट होगा। खर्चा किया तो डेबिट होगा ना जी, है ना? इफ करेक्ट सर। बीडी रिसीव्ड, समझे कि नहीं, देन क्रेडिट होगा। किसके अकाउंट में? ट्रेजरी के अकाउंट में। ठीक है, इन ट्रेजरी के अकाउंट में। और वो आएगा अकाउंट किसके पास में? एजी के पास में। किसके साथ में आएगा? बैंक स्क्रॉल के साथ में। समझे कि नहीं? जब बैंक स्क्रॉल के साथ में आया, समझे, तब क्या हुआ? जब बैंक स्क्रॉल के साथ में आया तब एजी के AC16 आउटवर्ड क्लेम रजिस्टर में जो इनिशियल रिकॉर्ड था, समझे, वो अगर डेबिट था तो उसको माइनस डेबिट कर देंगे, अगर क्रेडिट था तो माइनस क्रेडिट करके इसको स्क्वायर अप कर देंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर, है ना? क्लियर है सर। और आगे कुछ लिखा हुआ है, द सेवरल स्टेजेस ऑफ सेंडिंग रिक्विजिशन टू द बैंक फॉर ड्राफ्ट। मैंने इसमें बहुत सारे स्टेजेज हैं। जब आप किसी को रिक्विजिशन भेजते हैं, सेंडिंग द अकाउंट ऑफ क्लेम टू द पाओ, रिक्विजिशन अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम हिम एंड सेंडिंग अ पर्टिकुलर ऑफ वाउचर्स एक्सेट्रा विद स्पेशल लेटर एज वेल एज द रेफरेंस टू द ट्रेजरी अकाउंट शेड्यूल ऑफ द मंथ in which the debit credit the amount of purchase of demand draft requisition realization of proceeds of demand draft from other accounts of are reflected shall all be noted in the outward claim register। इसका मतलब कि जो भी प्रोसीजर था उन सब को आउटवर्ड क्लेम रजिस्टर में नोट किया जाएगा। ऑल प्रोसीजर मस्ट बी नोटेड इन आउटवर्ड क्लेम रजिस्टर AC16। ये लिखा हुआ, ठीक है? तो यहाँ इसको अगर हम A कर दें, इसको हम बी कर दें, तो सी क्या है? ऑल प्रोसीजर। इसका जो लैंग्वेज था ऊट पटांग, उसमें केवल एक लाइन लिखना चाहिए था, ऑल अबव रिटन प्रोसीजर मस्ट बी इंडिकेटेड इन आउटपुट क्लेम रजिस्टर और AC16। ऑल प्रोसीजर रिटन मस्ट बी रिटन होती है ना। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? मस्ट बी रिफ्लेक्टेड, आर रिफ्लेक्टेड या शुड बी रिफ्लेक्टेड या नोटेड। ठीक है, should be noted in AC16 में। ठीक है, और अब जाकर के हमारा 5.17 कंप्लीट हुआ। इसमें नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आदमी नोट को पढ़ लीजिए प्लीज।
Bank drafts checks when received either from bank or from pay and accounts officers. Account officers should first be noted in a register of valuables pending various processes involved in this article being observed. क्वेश्चन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए और आप लोगों के लिए भी, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो ये कि जो भी बैंक ड्राफ्ट या चेक आपको मिलता है, कहीं एंट्री करिए या नहीं करिए, सबसे पहले उसको रजिस्टर वैल्यूएबल में एंट्री करनी पड़ती है। क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग प्लीज मेरे स्टूडेंट्स मत बताइएगा। रजिस्टर वैल्यूएबल का फॉर्म समझे, उसका फॉर्म नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फॉर्म गार का ना नंबर हाँ या ना, केवल हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या सर? रजिस्टर वैल्यूएबल का कहीं फॉर्म नंबर देखा है आपने कहीं पर भी? देखा है ना, जीएआर में देखा है, जीएआर में। आप पूरा एड्रेस बता ही दीजिए, ठीक है? 4 होता है। चलिए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 5.18 पढ़िए। पढ़िए। Accountant general should maintain suitable broadsheets for analyzing and liquidating the outstandings under various suspense heads connected with intergovernmental इसके आगे सब उटपटांग बात लिखी हुई है। लिखा यही गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है एजी को उसके लिए सुटेबल ब्रॉडशीट मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो इसमें पढ़िएगा सब पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? करेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल क्रेडिट डेबिट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट वगैरह 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 ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ बोलिए। एग्जैक्टली वही है बस। एजी को एक ब्रॉडशीट मेंटेन करनी चाहिए। एजी शुड मेंटेन सुटेबल ब्रॉडशीट, शुड मेंटेन अ ब्रॉडशीट। अब ब्रॉडशीट का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? समझते हैं हाँ या ना? खाली बोलिए हाँ या ना। नाम सुना है, वीएलसी वाले बोलते रहते हैं ब्रॉडशीट ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के बारे में थोड़ा बताएं सर। एक्चुअली मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूँ इसके बारे में। अरे भैया हम कह तो रहे हैं, एक बहुत लंबा पन्ना होता है, समझे, जो आजकल मेंटेन नहीं होता है। समझ लीजिए एक्सेल शीट ही ब्रॉडशीट है आपका, समझे? जो आपको मान लीजिए कि एक महीने का अकाउंट मिला, एक महीने के अकाउंट में एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाइएगा कि आपको अप्रैल का अकाउंट मिला, ठीक है? अप्रैल के अकाउंट में बहुत सारे हेड हैं, जैसे 0049 में इतना 200 रुपया, ठीक है? 0059 हाँ, इसमें मान लीजिए 500 रुपया। इसी तरीके से 8443 ये सब हम लिख रहे हैं क्रेडिट, ठीक है? 8443 में मान लीजिए कि 600 रुपया, ये सब हो गया, राइट? अब आप ब्रॉडशीट कैसे मेंटेन कर रहे हैं? 0049 ऊपर में लिखा है, राइट? ये आपका अकाउंट था। अभी ब्रॉडशीट हम मेंटेन करके दिखाते हैं, है ना? अब देखिएगा ये ऐसा मेंटेन होगा, ऐसा ऐसा 0059 8443, समझे? और यहाँ पे क्या लिखाएगा? मंथ। ये हुआ अप्रैल, ये हुआ मई, ये हुआ जून, ये हुआ जुलाई, ये हुआ क्रेडिट। उसका पूरा फिर डेबिट में सेम टू सेम, डेबिट में सेम, इतना लफड़ा सब कुछ डेबिट में। जो डेबिट में जाएगा, क्योंकि 0059 डेबिट में जेब नहीं करेगा, 2049 होगा, 2059 होगा, 8443 डेबिट में जाता ही है, समझे? अब 100 रुपया, यहाँ 100 रुपया, यहाँ 0 रुपया, समझ रहे हैं? इसी को ब्रॉडशीट कहते हैं। ब्रॉडशीट का मतलब पूरे साल का एक जगह दिख जाए। थोड़ा सा उससे क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है ना? क्या बोले? जैसे क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट में था, ट्रेजरी वाइज था ना। इज आल्सो एज गुड एज ब्रॉडशीट, ठीक है? वो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में मेंटेन होता था ऊपर हेड वाइज। हाँ, तो तब क्या हम खाली मेजर हेड लिखे हैं, पूरा आपको माइनर हेड, डिटेल हेड वाइज मेंटेन होता है, उसमें पूरा लिखा जाता था, ठीक है? पूरा पूरा ब्रॉडशीट हम अपना आंख से देखे हैं जब 8782 का हम बनाते थे ना। खैर, हाँ, हेड ज्यादा है उसमें जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा हेड होने की वजह से वो उसका काफी बड़ा हो जाता है ना? बहुत सारे एक्सेल शीट में वो ब्रॉडशीट है, करेक्ट। समझे? उसमें भी बहुत एक्सेल शीट, समझे? एक्सेल शीट है ब्रॉडशीट। किसी को नहीं समझ में आ रहा, एक्सेल शीट देख लीजिए, वही है ब्रॉडशीट।
भरा हुआ स्थिति नहीं पड़ी है। कौन नेक्स्ट सर 5.19 इन दी यहाँ कुछ मिट गया है, क्या है इन दी कुछ कन्वर्स केस in the converse case of original converse in the converse case of original transactions on behalf of states occurring in the books of paying account offices or other accounts offices of ministries, departments of government of India or union territory government administrations whose accounts have been separated from audit or other separated accounts organization, that is in bracket railways, posts and telegraphs, defense etc, which are required to be finally brought to account under appropriate heads of account of a state government by an accountant general. The following procedure is adopted. अब देखिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। राज्य सरकारों की ओर से मूल लेन देनों के विपरीत, तो विपरीत का मतलब कन्वर्स कैसी होगा? करेक्ट सर, है ना? Of original transaction on behalf of state occurring in the book of PAO or other accounts offices of ministry, department of government of India or UT administration whose accounts have been separated from audit or other separated accounts organizations जैसे कि रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ और डिफेंस etc, which are required to be finally brought to account under appropriate account of state government by an accountant general. The following उसमें उन पाओ के बारे में देखा था जो पाओ ये 4 डिपार्टमेंट छोड़कर थे, आरपीडीटी, जबकि आपने देखा था शुरुआत में कि इंक्लूडिंग आरपीडीटी जरूर था, लेकिन जो आपने पहला वाला केस देखा था समझे, उसमें ये आरपीटीडी वाला मामला नहीं बन रहा था। 5.16 में कह रहा है इंक्लूडिंग आरपीटीडी, लेकिन जो अभी तक अपने प्रोसीजर पढ़ा है वो एक्सक्लूडिंग आरपीटीडी है, और 5.19 है इंक्लूडिंग आरपीटीडी, मतलब ये आरपीटीडी के मामलों में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम लोग, ये भी हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ड्यू टू पाओ स्टेट वाला मामला बनेगा, समझे, और ड्यू फ्रॉम पाओ टू स्टेट। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये जो पाओ होंगे वो आरपीटीडी के। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। द पे एंड अकाउंट ऑफिस मतलब कि पाओ कंसर्न विल प्रेफर आइदर नेसेसरी क्लेम अगेंस्ट द अकाउंटेंट जनरल, और पढ़िए तो भी एक आदमी। The pay and account office concern will prefer either necessary claims against accountant general if the transactions work up to net debit against the state government concerned in his books, or arrange to send necessary bank draft/checks to accountant general with supporting schedule details if the transactions against the state in his book work up to a net credit due to the state government. अब देखिए वहां पर रजिस्टर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट वाला था, उसमें भी नेट बैलेंस आपने निकाला था, याद है? अरे भैया ऐसी याद नहीं है? इससे पहले वाले मामले में, अभी थोड़ा देर पहले। यस सर। हेलो, 5.17 में लिखा तो है कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऑफ रजिस्टर ऑफ रिसीट रिकवरीज एंड पेमेंट, तो वहीं पर तो आप नेट बैलेंस निकालते थे। केवल मुझे तो नहीं पड़ रही है? नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, देखिए द पे एंड अकाउंट ऑफिस मतलब पाओ विल प्रेफर, ये इनके जो पाओ है प्रेफर करेंगे आइदर या तो नेसेसरी क्लेम अगेंस्ट द एजी इफ द ट्रांजैक्शन वर्क अप टू नेट डेबिट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न इन हिज बुक, समझे? तो वहां पे पाओ जो है उनके अपने है स्टेट के बिहाफ में, ठीक है, यानी कि क्या है टू अरेंज टू सेंड नेसेसरी बैंक ड्राफ्ट, तो ये कहेगा पाओ, कहेगा पहले वाले केस में एजी को कहोगा, स्टेट एजी को, पाओ कहेगा स्टेट एजी को, क्या कहेगा? टू अरेंज टू सेंड, लिखा हुआ क्या क्या कहेगा?
टू अरेंज टू सेंड नेसेसरी बैंक ड्राफ्ट रहेगा, अरेंज टू सेंड बीडी, ठीक है, नेसेसरी टाइम ये कहेगा पाव ऑफ आरपीटीडी, ठीक है, ये कहेगा to the AG with supporting schedule if the transactions against the state in his book of bank draft will be preferred against the state by the power officer prescribed interval not exceeding 1 month the transaction related to procedure prescribed for the purpose the account manual, जैसे कि कैन में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर सिंपल है कि आप या तो ड्यू टू पावर होगा फ्रॉम स्टेट, तो ये बोलेगा स्टेट एजी को कि एक अरेंज कीजिए, और अगर ड्यू फ्रॉम पावर टू स्टेट होगा तो ये पावर भेजेगा सेकंड वाले में, फर्स्ट सेकंड वाले में, ठीक है, पावर बीडी भेज, ठीक है, स्टेट एजी को सेकंड वाले मामले में। लेकिन ये जो मामला बनेगा द सच प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ मंथ, समझे? इसका मतलब ये है कि एक महीने से जुड़ा हुआ जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको ज्यादा से ज्यादा एक महीने की देरी से ज्यादा आपको नहीं करना है, मतलब एक महीने के अंदर हटा लेना है। हिंदी में एक बार देखें में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसमें होगा कि इन दावों बैंक ड्राफ्ट को वेतन और लेखा कार्यालय में पाओ द्वारा राज्य के महालेखाकार को उसके आधार पर भेजकर ऐसे निर्धारित अंतराल यानी इंटरवल में करना होगा जिसकी अवधि 1 महीने से अधिक नहीं हो। सिंपल, समझे? और ये कहाँ लिखा हुआ है? कैम में। समझ रहे? इसमें कोई आपको समझ रहे लायक वो है कि आपको 1 महीने के अंदर करना होगा। हेलो, यस सर, है ना, और कुछ नहीं है। आगे लाइन इज द क्लेम एज वेल एज द बैंक ड्राफ्ट पब्लिक चेक received in the cases of net credit will be dealt by them in the offices in the following manner, ठीक है? जो भी पाओ में रिसीव किया है करेंगे वो पॉइंट में लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट है 5.19 के। वो आरपीडी का जो पाओ है वो बीडी रिसीव करेगा स्टेट के एजी से, तब उसको करेगा अपने अकाउंट में, ये लिख रहा है अपने अकाउंट में या एजी अपने अकाउंट में। देखते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? पहला केस क्या है? पाओ विल रिसीव बीडी बैंक ड्राफ्ट, समझे, स्टेट एजी। अब रिसीव कर लिया है, अब कैसे डील करेगा? लिख रहा है इन द केसेस ऑफ नेट क्रेडिट विल बी डेल्ट विद बाय देम, उनके द्वारा, इन देयर ऑफिसेस इन द फॉलोइंग, ठीक है, डील बाय देम, ठीक है, माने किनके द्वारा? पाओ के द्वारा, इन फॉलोइंग मैनर, समझे? अब वो कैसे इसको डील करेंगे वो लिखा हुआ है आपका क्या? हेलो, बोलिए हाँ या ना, बोलिए तो हम आगे बढ़े। यस सर, है ना? पहला लाइन, द क्लेम और बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड विल बी पोस्टेड बाय द अकाउंटेंट जनरल इन एन इनवर्ड क्लेम रजिस्टर इन फॉर्म AC 20, मतलब कि जो बीडी रिसीव किया गया है उसको वो लोग अपने इनवर्ड क्लेम रजिस्टर AC, समझे? पहला बीडी, ठीक है, बाय एजी, है ना, उसकी पोस्टिंग होगी कहां होगी? AC 20 में। क्लियर? The bank draft schedule being entered in register valuable
a separate set of pages for you being set apart each month in the register for each PAO. The claim are required to be settled within 7 days of receipt of each such claim, and in any case before the 10th of the succeeding month to which the account of the claims on for a month from the PAO account office concerned relate. समझे? हाल में 7 तारीख सक्सेडिंग मंथ के 7 में या तो निपटा दीजिए और नहीं तो लेटर लेट 10 तारीख तक सक्सेडिंग मंथ के निपटा ही दीजिए। हिंदी में देख लेते हैं कैसे दावे की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर निपटान करना। तारीख के 7 दिन के अंदर निपटान करना होगा तथा हर हालत में दूसरे महीने की 10 तारीख से पहले पहले निपटान करना, मतलब 7 दिन। हमारा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, 7 दिन के अंदर करना है इसको और किसी भी हालत में अगले महीने की 10 तारीख से पहले कर लेना है। बिल्कुल सही। आगे अकाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ मंथ फ्रॉम पाओ ऑफिस, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम ऑफ मार्च, अगर ये मार्च का महीना है तो 7 दिन वाला तो नियम लागू पड़ेगा, लेकिन वो 10 के बजाय 15 अप्रैल हो जाएगा। सर यहाँ पे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसको भी अलाउ किया गया है कैम्प में 15 अप्रैल तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता ही है। फिफ्टीन अप्रैल सेटल करना होगा। हेलो, अच्छा एक मस्त बात बताऊं आपको, ये जो आपने अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 पढ़ा है ना? यस सर। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में भी इसका जिक्र किया गया है, फॉरेस्ट वाला मामले में, क्योंकि उसको बहुत सेटलमेंट करना पड़ता है, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट होता है, समझे? वहां पे जब आप इसको पढ़िए ना, जो कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा, ठीक है? हेलो, यस सर, यस सर। चलिए, these are done by arranging to purchase bank draft, मतलब ये जो डेट आपको दिया गया है, क्यों दिया गया है? कर सकें और उसको रेमिट कर सके पाओ ऑफिस में फॉर द पर्पस पेंडिंग अ डिटेल चेक एंड ऑडिट ऑफ द वाउचर, ताकि आप उसके साथ साथ वाउचर की और बाकी चीजों की डिटेल की ऑडिट कर सकें, उस क्लेम को ऑडिट कर सकें, और द टोटल अमाउंट सोन will be sent to the agency bank accredited to the state headquarters। था कि जब आप पाओ से पाते हैं, जो कि अरुण पराशर जी ने, कि जब आप पाओ से पाते हैं तो आपको स्टेट हेडक्वार्टर की ट्रेजरी से जो बैंक अटैच होता है उनके पास रिक्विजिशन भेजना पड़ता है। AC 19 में हम लोग क्रेडिट स्लिप भेज रहे थे, याद है आप लोगों को? यहाँ पे रिक्विजिशन विल बी सेंट टू द एजेंसी बैंक accredited to the state headquarters treasury of the accountant general for purchase of demand draft in form AC 17। यहाँ इस केस हमसे डिमांड किया है तो हम कहीं भी वो डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाते हैं, स्टेट के हेडक्वार्टर्स ट्रेजरी से जो अटैच एजेंसी बैंक होता है उसी से हम बैंक ड्राफ्ट मांगते हैं, ठीक है? और रिक्विजिशन करेंगे किसमें? AC 17 में, इंडिकेटिंग द डेबिट ऑफ द सेम टू द गवर्नमेंट अकाउंट एट द हेड रिजर्व बैंक सस्पेंस, समझे? और इसको जब हम वहां से मांग रहे होते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा उसको नहीं बता पाते हैं, तो उसको अपने समझ में आता है कि अपने को इसको डेबिट कहाँ करना है। इसको 8658001005 में अपने आप डेबिट करता है। यानी कि जब हम AC 17 में रिक्विजिशन मांग रहे होते हैं बैंक से, समझे कि नहीं, तो बैंक उसको कहीं ना कहीं जी तो कहाँ बुक कर देता है? स्टेट का अकाउंट में 8658001005 रिजर्व बैंक डिपॉजिट में बुक कर देता है, समझे? सॉरी, रिजर्व बैंक सस्पेंस में, समझे कि नहीं? उसके पास में एक हेड ही है। जैसे हम उससे कैश के लिए एक रिक्विजिशन भेजेंगे 17 में, अपना स्टेट हेडक्वार्टर का ट्रेजरी है, उससे जो बैंक है, लिंक बैंक है, इसमें उसका बैंक का नाम क्या दिया गया है जी? बैंक एक्रेडिटेड बैंक है, समझे? वो इस हेड में
खर्चा बुक करेगा और चुपचाप मेरे को बैंक ड्राफ्ट बना के दे देगा। समझ सर गए? इसके लिए एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा। एक जीबीएम होता है, गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल, वो हर नेशनलाइज बैंक के सॉफ्टवेयर में है, जीबीएम बोलते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल। तो ठीक है, उसमें ठीक है। सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, उसमें प्रोविजन किया गया। हेड बताना पड़ेगा ना, जब तक आप उसको हेड बुक करिएगा तब तक वो किसमें बुक करेगा। तो उसके लिए जैसे हमारे पास में ट्रेजरी में हम पैसा रेमिट करते हैं तो 8658 का वो दिया है ना जी, नहीं 8782 का वो हेड दिया है ना, 8782। उसी तरीके से इसको भी कह दिया गया है कि आपसे जब भी मांगा जाएगा चेक, रिक्विजिशन AC 17 में मांगा जाएगा, चुपचाप बुक कर दीजिएगा। समझे? बाद में हम इसका सेटल कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देख लेते हैं। On receipt of the bank draft from the bank, the same will be sent to the PAO with the special letter in form AC 18 जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो, समझे? इसमें आपको जो पूरे एक पन्ने के पैराग्राफ में पढ़ाया गया है वो केवल और केवल डेट पढ़ाया गया है, समझे? इसलिए पूरा एक पन्ना है आपके लिए बेकार और बर्बाद। आपको चुपचाप से यही जानना है कि हमारे लिए डेट कौन सा है, मैंने 7 दिन के अंदर सेटल करना है और किसी भी हाल में 10 तारीख के बाद नहीं, और सक्सीडिंग मंथ। और मार्च के महीने में वो 7 दिन तो रहेगा पर 15 अप्रैल होगा 10 के बजाय। ठीक है? इसके आगे इसमें कुछ नहीं है, प्लीज डोंट बोदर फॉर दैट। ठीक है? अगर अरुण जी आपको कुछ लग रहा है कि आप लोग बताना चाहें कि इसके अलावा कुछ ऐसा है जो इसमें नोटिस करने लायक है तो प्लीज बताइए, जो हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में नहीं पढ़ा है। नहीं सर, ठीक है, सही है सर, बढ़िया है ना? हाँ ठीक है सर। तो पॉइंट नंबर 2, द डिटेल ऑफ द वाउचर शेड्यूल एक्सेट्रा। इसीलिए मैंने कहा ना जब आप एमसीक्यू बनाएंगे आपको लगेगा हमको सब आता है। अब यकीन मानिए हम और आप एमसीक्यू डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? तो आप लोग को लगेगा आपको सब आता है, यकीन मानिए बिल्कुल भी लोड नहीं लीजिए। ठीक है? द वाउचर शेड्यूल एक्सेट्रा अकम्पनिंग द क्लेम एज वेल एज, हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना? करेक्ट सर। As well as the particular of the bank draft that received in respect of net credit to the state government should simultaneously be posted in separate adjustment register for debit or credit in form AC 11। ठीक है? अब क्या था यहाँ पर तो एक मामला था जबकि एजी ऑफिस को स्टेट गवर्नमेंट से रिक्विजिशन मांग करके बैंक ड्राफ्ट बनवाना था और भेजना था, समझे? अब इसका रिवर्स कर देते हैं, समझ रहे हैं? जब हमको बैंक ड्राफ्ट मिलना है, बात समझ रहे हैं? द डिटेल ऑफ द वाउचर की नहीं बैंक ड्राफ्ट मिलने वाला नहीं है। द डिटेल ऑफ द वाउचर माने क्योंकि स्पेशल लेटर के साथ वाउचर आता है, ठीक है? द डिटेल ऑफ वाउचर शेड्यूल्स एक्सेट्रा अकम्पनिंग द क्लेम, ओके वो के साथ में वाउचर आता है, शेड्यूल आता है जो क्लेम के साथ में आया है। अपन ने उसको क्या किया, द पार्टिकुलर्स ऑफ द बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट क्रेडिट, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट जो उसका हमने बैंक ड्राफ्ट नहीं, हम बैंक ड्राफ्ट का पार्टिकुलर, ठीक है? इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट क्रेडिट टू द स्टेट गवर्नमेंट शुड सिमल्टेनियसली बी पोस्टेड इन सेपरेट एडजस्टमेंट रजिस्टर फॉर क्रेडिट डेबिट इन फॉर्म AC 11। दो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट डील्ड विद आर्टिकल 5.12। इसका मतलब क्या है कि क्लेम का, उनके क्लेम का जो शेड्यूल आया, वाउचर आया, समझे, उसको AC 11 में भी एंट्री करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ या ना? अरुण जी इसमें कुछ कहना है आपको? नहीं सर। डॉक्यूमेंट कुछ कहना है? AC 11 एडजस्टमेंट रजिस्टर ऑफ इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट। क्या बोल रहे हैं? AC 11 एडजस्टमेंट रजिस्टर है ऑफ इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट। पर हमारे पास जो क्लेम आया उसी क्लेम की एंट्री करनी है, और हमने जो क्लेम के डिमांड ड्राफ्ट या बैंक चेक बनाया है उस चेक के पार्टिकुलर की एंट्री करनी है। चेक तो हमारे पास में नहीं, चेक तो हमने दे दिया, उसका पार्टिकुलर डिटेल्स की एंट्री करनी। जी हाँ उसकी डिटेल, ठीक है? AC 11 में के साथ आए वाउचर, समझे, शेड्यूल्स एंड BD, हमारी BD हमने जो बनाया है, ठीक है? BD या चेक के डिटेल्स की एंट्री करनी पड़ती है।
और कैसी एंट्री होगी, जैसे कि इनवर्ट क्लेम रजिस्टर की तरह एंट्री करते हैं, ठीक है ना, है ना। Except for the difference that the head of account for response of these invert accounts should be Reserve Bank suspense instead of the head central accounts, ठीक है। और जब आप उसकी एंट्री कर रहे होते हैं तो रिजर्व बैंक सस्पेंस के हेड में एंट्री कर रहे होते हैं, सेंट्रल अकाउंट्स के हेड में नहीं, ठीक है ना। ऑफिसेस, ठीक है। रिजर्व बैंक सस्पेंस मेंशन्ड इन द सब पार्ट ऑफ आर्टिकल 5.9 द प्रोसीजर फॉर सेग्रीगेटिंग, अलग अलग करना, एंड कम्युनिकेटिंग, मिलाना, the transaction for the final adjustment in the various accounting section in their classified, consolidated, etc. through suspense slip will be same as one described in article 5.13. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। The initial तो पॉइंट नंबर 2 में याद रखने के लिए क्या था, खाली AC 11। AC 11 में किसकी एंट्री करते हैं भाई, क्लेम के साथ आए वाउचर शेड्यूल और हमारी बैंक ड्राफ्ट और चेक के डिटेल्स की एंट्री, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। The initial debit credit under RBI suspense, जो कि यहाँ पे आपने किया था सबसे पहले, ठीक है, adjusted with reference to the purchase of demand draft और demand draft received from PAO, ठीक है। जैसे ही आपने डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया या किसी और से डिमांड ड्राफ्ट रिसीव किया, आपको RBI सस्पेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, समझे, which will appear through the treasury account under this head on the basis of the bank scroll। और ट्रेजरी अकाउंट के साथ जो बैंक स्क्रॉल आता है, हमने इसको पहले आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, कि ट्रेजरी के साथ में जो बैंक स्क्रॉल आता है, उसी बैंक स्क्रॉल में जो एंट्री होती है उसी के आधार पे हमको आरबीआई सस्पेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। रेंडर टू द हेडक्वार्टर ट्रेजरी टू द स्टेट विल गेट पेयर्ड एंड स्क्वेयर्ड अप विद द करस्पॉन्डिंग माइनस एडजस्टमेंट मेड अंडर द सेम हेड व्हाइल पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन एंड स्क्वेयरिंग देम अप इन द सेवरल एडजस्टमेंट रजिस्टर एज इंडिकेटेड इन टू अबव। और इसमें ऐसा कुछ नहीं जो इंपॉर्टेंट हो। एक लास्ट लाइन इसी में है, अकाउंटिंग जनरल शुड हाउएवर मेंटेन सुटेबल ब्रॉडशीट, फिर वही, अब एक ब्रॉडशीट मेंटेन कीजिए और क्या, समझे। तो इसमें भी वही कहानी है कि सारा का सारा जो भी इसका एडजस्टमेंट होता है, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो भी ट्रेजरी बनवा देगा, हम खाली रिक्विजिशन भेजते हैं, कौन बनवाता है, ट्रेजरी, ठीक है। रिसीव करेंगे तो हम रिसीव करेंगे, दे देंगे ट्रेजरी को, तो ट्रेजरी उसको इनकैश करा देगा, इनकैश करा लेगा तो वो अपना अकाउंट भेजेगा, यहाँ भैया इतना डिमांड ड्राफ्ट हमारे अकाउंट में आ गया पैसा, तो क्रेडिट हो गया, उसके अकाउंट को देखेंगे और बैंक स्क्रॉल के साथ आना चाहिए, तब हम उसको अपने एडजस्टमेंट में, सॉरी अपने रजिस्टर में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और कैसे एडजस्ट करेंगे, आपने सस्पेंस वाले में पहले हमने डेबिट दिया तो माइनस डेबिट देंगे, पहले क्रेडिट दिया तो माइनस क्रेडिट देंगे, इतना ही तो लिखा है, वो तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्लियर है। जी जी, हेलो, चलिए 5.20 लिख रहा है, अ सेट ऑफ 4 इलस्ट्रेशन, ये 4 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 एंड 5.25, दीज आर एग्जांपल्स एंड हियर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। उसके बाद जो एनेक्स्चर है उसमें कुछ नहीं है जो आपको जानना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग एनेक्स्चर नहीं भी पढ़ते तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर भी कुछ घबराए लोग पढ़ेंगे और फिर कंफ्यूजन आएंगे, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पढ़ने की, फिर भी अगर कोई पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं 5.21 मिसलेनियस से, कोई पढ़ना शुरू कीजिए। In all cases of claims for an amount not exceeding rupees 1000 in each case for transactions on account of supplies made or services rendered by one government to another, monetary settlement will be resorted to except in the following cases. Case number 1. ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि क्लेम है फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1000 इन ईच केस ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड और सर्विस रेंडर्ड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर। यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका वाला मामला है कि सेंटर का मामला है, स्टेट का मामला है कि सेंटर का मामला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया, ठीक है ना। इसमें सिंपल कहा गया कि अमाउंट 1000 से ऊपर का नहीं है, ठीक है। तब क्या करना चाहिए, देख लीजिए क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, क्लेम रेटिंग टू कमर्शियल डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट, या तो कमर्शियल डिपार्टमेंट होगा या तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का होगा, उससे रिलेटेड कोई क्लेम होगा विच आर रिक्वायर्ड टू वर्क टू फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर सर्विस रेंडर्ड और सप्लाईज मेड टू और बाय देम एंड, ठीक है। या एक्सेप्ट लिख रहा है, एक्सेप्ट, इसका मतलब है कि कुछ है जो एक्सेप्ट है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इन ऑल केसेस ऑफ क्लेम फॉर एन अमाउंट not exceeding rupees 1000 in each case of transaction on account of supplies made or service rendered by one government to another, monetary settlement will be resorted
विल बी रिसोर्टेड का क्या मतलब होगा जी? रिसोर्टेड टू का मतलब क्या होगा? टू एडियर मतलब उसको पालन करने जैसा है कुछ है। ना, अनदर मॉनेटरी सेटलमेंट विल बी रिसोर्टेड टू। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है मॉनेटरी सेटलमेंट विल बी रिसोर्टेड टू, ठीक है? मॉनेटरी सेटलमेंट टू बी रिसोर्टेड ना, मॉनेटरी सेटलमेंट विल बी रिसोर्टेड टू, विल बी रिसोर्टेड टू। अब हिंदी में हम पढ़ देते हैं, ठीक है? हिंदी में क्या है? हिंदी में लिख रहा है, जब एक सरकार से दूसरी सरकार को की गई पूर्ति यानी डिमांड वगैरह की सेवाओं के संबंध में लेन देन के प्रत्येक मामले जिसमें 1000 रुपए से अधिक की राशि न हो से संबंधित दावों के सभी मामलों में मुद्रा संबंधी निपटान किया जाएगा। मतलब कि सभी मामलों में 1000 से कम के मामले भी होंगे तो उसमें मुद्रा संबंधी निपटान किया जाएगा। रिसोर्टेड का मतलब होता है इसको निपटारा करना, ठीक है? निपटारा करना है, सहारा लेना, मतलब उपाय का सहारा लेना, कोई रुचिकर है फिर भी उसका सहारा लेना। समझे? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब जो आपका बुक में दिया हुआ है उस केस का निपटारा नहीं होगा, समझे? करेक्ट सर। इसमें निम्नलिखित मामले शामिल नहीं है, तो कौन सा मामला शामिल नहीं है? क्लेम रिलेटिंग टू कमर्शियल डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू वर्क टू फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर सर्विस रेंडर्ड और सप्लाईज मेड टू और बाय देम एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और कमर्शियल होते हैं ना, उनका अकाउंट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में होता है कि नहीं होता है? यस सर, प्रोफार्मा बेसिस पे मेंटेन होता है, प्रोफार्मा अकाउंट मेंटेन होता है ना उनका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, तो इसका निपटारा नहीं किया जाएगा ऐसा बोल रहा है। दूसरा मामला क्या बोल रहा है? इंसिडेंसेस ऑफ चार्ज विद लीव सैलरी पेंशन एक्सेट्रा अराइजिंग आउट ऑफ इंटर गवर्नमेंट डेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट व्हिच विल कंटिन्यू टू बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स लेड डाउन फॉर द पर्पस, ठीक है? इसमें कह रहा है हिंदी में, प्रभारों के प्रभाव डेपुटेशन के बारे में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर प्रतिनियुक्ति होती है तो उत्पन्न होने वाली छुट्टी, वेतन, पेंशन आदि जो कि प्रेजेंट निर्धारित नियमों द्वारा विनियमित किए जाते रहेंगे। उनके अलग से कोई नियम होते हैं, उसमें 1000 से कम वाले मामलों में समझे निपटारा नहीं होता है। अब ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर किसी को क्लियर है तो आप लोग बोलिए। कुल मिलाकर के 2 मामले हैं जिसमें निपटारा नहीं होता है, अपवाद है, ठीक है? कमर्शियल अंडरटेकिंग वाला मामला और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सेंट्रल स्टेट की बात नहीं हो रही है। अगर किसी का डिपुटेशन होता है, जो कि होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए होता है, ठीक है? वैसी स्थिति में पेंशन, लीव सैलरी वगैरह वगैरह के मामले, ठीक है? हेलो, यस सर। इसमें यही कह रहा है कि सर अप टू 1000 अमाउंट अगर है, अप टू 1000 अमाउंट है और उसका कुछ सेटलमेंट करना है तो मॉनेटरी होगा, है ना? मॉनेटरी सेटलमेंट होगा। लेकिन इन 2 केसों को छोड़ के ये जो नीचे लिखे हुए केस है इनके अलावा, बिल्कुल, ठीक है? अभी कैसे सेटलमेंट होगा इसके बारे में अगर आगे कुछ लिखता तो हम बताएंगे, देख लेते हैं क्या जैसे है। हम लोग जैसे हमने आज डिस्कशन किया था कोड का कुछ क्वेश्चन, तो वहाँ कैश सेटलमेंट जो CSSA का जिक्र आया था ना, डेबिट अकाउंट है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि एडवांस पेमेंट से ऊपर अगर कुछ एक्सेस हो गया है तो क्या होगा, हाउ दैट विल बी सेटल। तो वहाँ लिखा था कि इट विल बी सेटल थ्रू दिस मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, ये वाला कुछ लाइन था। ओके ओके, चलिए ठीक है। जो 5.22 है इस चैप्टर का कोर है, 5.22 और 5.25। 5.22 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जरा प्लीज। The Accountant General of States are not normally authorized to debit the central government by sending advices to Reserve Bank as an exception. They can, however, withdraw amounts erroneously credited to central government towards repayment of loans or interest in an earlier advice by sending another supplementary advice to RBI CS Nagpur to debit central government provided such supplementary advice contains following certificate. One certificate is given there. पढ़िए, कहने का मतलब ये है कि एजी होती है, अकाउंटेंट जनरल जो स्टेट के होते हैं, ठीक है?
उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलों में सीधे सीधे डेबिट करने का पावर नहीं है, समझे। लेकिन एक केस में पावर दिया गया है, और वो केस कौन सा दिया गया है, हिंदी में पढ़ दूं। राज्य के महालेखाकार स्टेट के एजी भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना भेजकर, मैंने एडवाइस भेजकर, पहले वाला मामला सेंडिंग एडवाइस वाला मामला, ठीक है, केंद्र सरकार को डेबिट करने के लिए सामान्य प्राधिकृत नहीं है। मैंने आरबीआई को एडवाइस भेज करके और सीधे सीधे डेबिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपवाद है, क्या अपवाद है, ऋण की वापसी यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन के मामलों में, ठीक है, अथवा पहले से दी गई सूचना में ब्याज के संबंध में, या तो ऋण का माने क्या उसको बोलते हैं, लोन का रीपेमेंट वाला मामला बन जाए, और नहीं तो फिर इंटरेस्ट के पेमेंट का मामला बन जाए। उस समय में इस केस में वो एक एडवाइस भेज करके डेबिट कर सकता है, और करस्पॉन्डिंग एडवाइस भेज करके या सप्लीमेंट्री एडवाइस भेज करके, इसमें फॉलोइंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहेगा, जो भी है सर्टिफाइड दैट द एडवाइस रिप्रेजेंट ब्ला ब्ला ब्ला, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको जो इसमें एमसीक्यू बनेगा वो यही बनेगा कि किन दो केस में या किसी एक केस में एजी स्टेट का जो एजी होते हैं वो सेंट्रल अकाउंट को डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं आरबीआई को एडवाइस भेज करके। तो भाई साधारण सा मामला है रीपेमेंट ऑफ लोन का, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट का। बस इतना ऋणों का पुनर्भुगतान और ब्याज का, ठीक है। इसमें जी चलिए 5.23, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5.22 बहुत इंपॉर्टेंट है और 5.25 है, तो पहले 5.25 लेंगे, इसमें 2 पर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़िए 5.23 पढ़िए। दो द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स विथ लेजिस्लेचर, हाँ जी 5.25 पढ़ने बोले, 5.25 ओके। The income tax recoveries affected from bills paid by treasuries, state government headquarters, pay and accounts offices or state government departmental office rendering compiled accounts to accountant general shall be classified under suspense head TDS suspense below measure head 8658 suspense accounts in state section of accounts. देखिए क्या लिख रहा है इस मोस्ट इंपोर्टेंट वाले मामले में, क्या लिख रहा है, यही लिख रहा है कि अगर आपने किसी का भी इनकम टैक्स काटा है, अपने स्टाफ का काटिए, कॉन्ट्रैक्टर का काटिए, 0021 में बुक नहीं करना है आपको, समझे। जो भी आप जो भी आप इनकम टैक्स काटिए, जीएसटी काटिए, जो काटिए, समझे, उसको प्राइमरीली आपको 8658 टीडीएस सस्पेंस में बुक करना है, समझे। 8658 टीडीएस सस्पेंस में बुक करना है, समझे, वही कह रहा है। टैक्स रिकवरी, पहला वर्ड क्या रहा है, the income tax recovery affected from the bill paid by the treasury state government headquarter, कहीं भी, और पाओ और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस, कहीं भी, समझ रहे हैं। इसका इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं था, कहीं भी लिख देते तो भी काम चल जाता है। पर किस केस में, रेंडरिंग कंपाइल्ड अकाउंट टू द एजी, समझे, कौन, रेंडरिंग, जो कंपाइल्ड अकाउंट भेजते हैं एजी को, समझे कि नहीं, उसके कोई भी ऑफिस वो टीडीएस सस्पेंस में जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। सेक्शन ऑफ अकाउंट सर सेंट्रल एम्प्लॉइज के केस में तो 0021 में जाएगा ना, पेन अकाउंट अफसर वहां पे 0021 में करते हैं ना। नहीं, डिविजनल अकाउंटेंट से पूछिए उनका कहाँ जाता है, सेंट्रल का एम्प्लॉय तो क्या हुआ, हर हाल में नहीं जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, मैटर ये करता है कि क्या वो अपना अकाउंट एजी ऑफिस को भेज रहा है, ओके। पेमेंट कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, मैटर नहीं करता, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है, हाँ जी, द एजी विल कंसोलिडेट फॉर द स्टेट सर्कल एज अ होल, समझे, और टीडीएस में जितना पैसा आवेगा, समझे, एजी जो है अकाउंटेंट जनरल को कंसोलिडेट करेंगे एज अ होल, और कब करेंगे, मंथली, हर एक महीने। द अमाउंट दस सोन अंडर द टीडीएस सस्पेंड बाय दीज अथॉरिटीज, समझे। उसमें अगला पॉइंट क्या है कि एजी विल कंसोलिडेटेड, एजी विल consolidate
मंथली। कब करेंगे? मंथली एज होल, ठीक है। और इंटायर स्टेट समझ लीजिए ना, अकाउंटिंग सर्कल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और अ चेक फॉर द टोटल अमाउंट बुक्ड अंडर टीडीएस एक्सपेंस शैल बी सेंट बाय हिम। एक चेक बनेगा, अ चेक, ठीक है, फॉर टोटल अमाउंट, ठीक है, बाय एजी। हिम मतलब एजी, एजी बनाकर भेजेंगे, ठीक है। किसको भेजेंगे? टू द कंसर्न्ड जोनल अकाउंट्स ऑफिसर, है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू जोनल अकाउंट्स ऑफिसर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ सीबीडीटी, समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एमसीक्यू पूछा गया है और कई बार और पूछा जाएगा। अरुण जी कुछ 0021 के बारे में बोल रहे थे, बोलिए ना। क्या? 0021 के बारे में आप कुछ बता रहे थे ना? कौन सा 021? ये अपना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला। नहीं, एक 12 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ड्यूली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट इन डुप्लीकेट शोइंग द फिगर पर्टेनिंग टू ईच ट्रेजरी। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो है एक स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा एजी को, समझे? ड्यूली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट भेजेंगे एजी, ठीक है ना, जिसमें हर एक ट्रेजरी या पावर डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, समझ रहे हैं? जी जी हेलो जी। चलिए अब हम लोग वापस से आ जाते हैं 5.23 पे। सर ये हिमांशु सर, इसमें एक बात ऐड बोलिए। करूं? बोलिए बोलिए। इसमें ड्यूल वेरिफिकेशन होता है आपका टीडीएस में। एक तो एजी हाँ। भेजता है और एक डिवीजन जो है खुद अपना फिगर बताता है उसको, इनकम टैक्स वाले को। तो कुछ भी डिस्क्रिप्शन होता है तो एक लेटर आता है कि एजी ने तो बताया भैया ये फिगर, आपने ये फिगर आपकी बताया आवाज है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि होता क्या है कि हम बुक करते हैं 865812 में, ठीक है। तो वो बताता है, एजी बताएगा उसको, इनकम टैक्स वाले को, कि भैया इतना पैसा जो है इस डिवीजन के का जमा हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्टर का इतना इतना ईयरली जमा हुआ है। ठीक है। और हम भी क्या कहते हैं, मंथली एक मतलब अपना फाइल करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर का इतना हमने मतलब पैसा काटा और इतना पैसा हमने दिया। तो वो 3 नंबर से फाइल करते हैं ना? जी वो 3 नंबर से रिटर्न फाइल करते हैं ना? हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आगे? तो कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो फिर इनकम टैक्स जो है हमको लेटर इशू करता है कि ये मतलब डिस्क्रिपेंसी क्यों है, क्योंकि वो एजी के फिगर को लेके उसको बेस बनाता है। बिल्कुल सही। तो फिर आपके ऊपर में डिविजनल ऑफिसर के ऊपर में पर डे 200 रुपए का पेनल्टी मारता है। वो तो लाखों रुपए का पेनल्टी पड़ा हुआ हर डिवीजन में, पता नहीं कहाँ कितना 15 लाख रुपए पेनल्टी देना पड़ा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, 15 लाख रुपया। सर लेकिन 0021 जो ऑपरेट होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये तो स्टेट केस में हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वहाँ तो 0021 ऑपरेट होता होगा ना? वहाँ का पेन अकाउंट तो वहाँ होता होगा, पर अपने एसएएस के एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, तो हम उस पर बात ना करें तो अच्छा है। नहीं, वो 16 भी है ना हमारा। 16 के केस में क्या होगा सर? वो सेंट्रल वाला नहीं है वो वाला, समझे? अच्छा 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 सर, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है 194C, जो डिडक्शंस होता है ना कंट्रैक्टर्स एंड सब कंट्रैक्टर्स का, उसको 194C में इनकम टैक्स एक्ट के 994C में दिखाया जाता है 1961 वाले के अंदर। 5.23 पढ़िए, 5.23। एलकेजी वो जे है, 194J। सी है ना, डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट टू कंट्रैक्टर्स एंड सब कंट्रैक्टर्स। जे भी ऑपरेट होता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते ना, बाकी एजेंसी भी तो होती हैं। जे ऑपरेट होता है? हाँ
कृपया कृपया किसी भी आउटसाइडर टॉपिक को इतने दिल से न ले। जी जी। हाँ 5.23 पढ़िए। 5.23 पढ़िए। एक मिनट। Though the union territory governments with legislature have separate consolidated funds of their own, they have no separate balances with Reserve Bank. Such balances being treated as deposits with central government under head 849 दिया, but 849 नहीं होगा. Balance account of union territories. Hence for the payment of grant. हाँ जी. 50. हाँ. Hence for the payments of grants loan by central ministries departments to union territories as well as for the repayments of the loans in bracket together with payments of interest thereon by the concerned union territories. अब छोड़ मत पढ़िए। इसका जो आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी जिसके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसके पास अपना कंसोलिडेटेड फंड होता तो है, लेकिन आरबीआई के पास उसका अपना सेपरेट बैलेंस नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, यूटी विद एलए, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनके पास में सेपरेट कंसोलिडेटेड फंड होता है, सीएफ होता है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, बट नो सेपरेट बैलेंस विद आरबीआई। समझे? जब ऐसा नहीं होता है सेपरेट बैलेंस, तब इनकी बुकिंग कहां होती है? 8450 अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरी पूछेगा। समझे? यही वो पॉइंट है आता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट बना है एक और, for the payment of grant of this loan by the central ministry department to the UT, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने यूटी को या तो ग्रांट दिया होगा या तो लोन दिया होगा, उसकी पेमेंट की होगी, ठीक है, टुगेदर विद रीपेमेंट, टुगेदर विद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है, बाय द कंसर्न यूटी द कैश सेटलमेंट प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, देगी क्या देगी? इसको ग्रांट देगी और लोन देगी। ग्रांट और लोन में लिखा हुआ है जी, हाँ, ठीक है, लेकिन आरबीआई प्रोसीजर के साथ नहीं, विद ओनली कैश सेटलमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पे एक जो एमसीक्यू आपको कंफ्यूज आ सकता है वो ये कि आपको आरबीआई प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि प्रोसीजर। क्लियर है? हेलो, आगे जो नीचे लाइन लिखा हुआ आपको बिल्कुल दिखेगा, तरफ अकाउंट्स गो, गोवा जो है आज यूटी नहीं रह गया है, आज वो बन गया है स्टेट। ठीक है, क्योंकि अब इसका स्टेट चेंज हो गया है, उसके नोट में भी जो लिखा हुआ है सब आज स्टेट बन चुके हैं, कभी किसी जमाने में यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। इसीलिए जो लास्ट पारा है वो है 5.24, कोई भी 5.24 पढ़िए। मतलब उसका जो मैंने नहीं बतलाया है वो मेरे हिसाब से एमसीक्यू में नहीं है, नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है यूनियन टेरिटरी। तो अब आप 5.24 पढ़िए प्लीज, पढ़िए। In respect of union territory government administrations whose accounts have not been departmentalized, that is Arunachal Pradesh, Mizoram, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, accountant general concerned will operate several minor heads connected with cash settlement with pay and account officers of central ministry departments under 8658 suspense accounts such as pay and accounts office suspense, TDS suspense, suspense account, etc. in their central section of accounts and not in the state section. Yes. समझे? यहाँ पे जो समझने जैसा बात है वो क्या गया है, क्या होगा, स्टेट बन गया है, मिजोरम काउंट नहीं होगा, चंडीगढ़ काउंट होगा, दादरा नगर हवेली काउंट होगा, लक्षद्वीप काउंट होगा। ठीक है, द अकाउंटेंट जनरल कंसर्न कहेंगे कि ये यूटी है
तो इसका अकाउंटेंट जनरल है, बिल्कुल है, इसका अकाउंटेंट जनरल है। क्या था कि लक्ष्य जो अकाउंटेंट जनरल है एजी वो मुंबई है शायद या केरल है, तिरुवनंतपुरम देख लेंगे, लेकिन इसका जो अंडमान और निकोबार का कलकत्ता पक्की बात है, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल। तो एजी है इनके। द अकाउंटेंट जनरल कंसर्न विल ऑपरेट द सेवरल माइनर हेड्स कनेक्टेड एन अकाउंट्स ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट अंडर सस्पेंस अकाउंट का जो पावर सस्पेंस, टीडीएस सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट सिविल में बहुत सारे सेवरल माइनर हेड ऑपरेट किए जाते हैं, समझे। पर सवाल है कि ये माइनर हेड ऑपरेट क्यों करेगा जबकि ये अपने आप में माइनर हेड है? कौन सा माइनर हेड सर? 8450 के अंदर। हाँ जी, हेलो, अच्छा अरुण जी से पूछिए। इसी में अरुण जी, द अकाउंटेंट सन विल ऑपरेट द सेवरल माइनर हेड कनेक्टेड विद द, अच्छा कनेक्टेड लिखा हुआ है, द सेवरल माइनर हेड कनेक्टेड विद द कैश सेटलमेंट विद द पे एंड अकाउंट। जी सर बोलिए। 5 सस्पेंस अकाउंट सच एज, ओके ओके ओके, में जैसे इस यहाँ पे 101 पावर सस्पेंस 1 सर यहाँ ये कह रहा है कि ये सब ऑपरेट करेंगे। हाँ दीजिए ऑपरेट। हाँ ये ऑपरेट नहीं होगा, इसके जैसे इसकी तरह के तरह के सेवरल माइनर हेड ऑपरेट किए जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी के प्रशासन के संबंध में जिनके लेखाओं का डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, संबंध महालेखाकार जो कि केंद्रीय मंत्रालयों के वेतन और लेखा कार्यालय के साथ नगद परिशोधन यानी कैश सेटलमेंट से संबंध, विभिन्न लघु शीर्षों जो कि 8658 उचंत लेखा जैसे कि वेतन लेखा कार्यालय वगैरह वगैरह आदि के अंतर्गत अपने लेखाओं के केंद्रीय अनुभाग में परिचालन करेगा, राज्य अनुभाग में नहीं, समझे। तो सेंट्रल अकाउंट में उसका परिचालन करेगा, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन में। अभी तक जो कर रहा था ठीक है, पढ़ देते हैं, लीजिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द अकाउंटेंट जनरल कंसर्न्ड विल ऑपरेट द सेवरल माइनर हेड कनेक्टेड विद द कैश सेटलमेंट, समझे, सेवरल माइनर हेड कनेक्टेड विद कैश सेटलमेंट, कनेक्टेड विद कैश सेटलमेंट, समझे, कनेक्टेड विद कैश सेटलमेंट। सेवरल माइनर हेड समझे ऑपरेट करेगा कनेक्टेड विद कैश सेटलमेंट, ठीक है, विद द पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री अंडर 8658 सच एज, जैसा कि, समझे, पावर सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट सिविल और टीडीएस सस्पेंस, ये कह रहा है, ठीक है, इन द सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट नॉट इन द स्टेट सेक्शन। तो ये पॉइंट आपका बना, मैंने इसको मैं फिर से एक बार, हाँ बोलिए बोलिए। स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट में नहीं होगा, सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट में। हाँ, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ऐसे यूटी जिनका डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुआ है उनसे संबंधित मामलों में कैश सेटलमेंट किया जाएगा, और कैश सेटलमेंट के लिए सेवरल माइनर हेड कनेक्टेड विद कैश सेटलमेंट ऑपरेट किए जाएंगे, समझे, इन द सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एजी, जैसा कि 101। तो इसका मतलब नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी होगा, उसके अलावा दूसरे भी खोले जा सकते हैं, समझे। सचेज का और क्या मीनिंग निकाल सकता है, यही मीनिंग देगा, ठीक है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये ठीक लगा होगा, मैंने मेहनत की है आप लोगों को समझाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।